नमस्कार, मैं रुनीश आपका फिर से सबल 30 ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बिहार स्पेशल सीरीज में पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 महाजनपद जो बिहार में मौजूद था उसके बारे में जाना। 3 महाजनपदों के बारे में हम लोगों ने जाना था, लिच्छवी, अंग और मगध। इसके बाद आज के क्लास में हम लोग मगध साम्राज्य से संबंधित सारी फैक्ट्स को देखेंगे कि कैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ और किस प्रकार मगध साम्राज्य सिर्फ बिहार ही नहीं भारत के इतिहास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य किस प्रकार अंग और लिच्छवी गणराज्य को धीरे धीरे धूमिल करते हुए एक अलग मुकाम को पाया, एक अलग उत्कर्ष तक पहुंचा। तो सबसे पहले हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में जब जानेंगे तो मगध साम्राज्य का उल्लेख और मगध क्षेत्र का उल्लेख महाभारत काल से ही हमें मिलता आया है। महाभारत में हम लोगों ने देखा था कि मगध का जो शासक था वो जरासंध था, जिसका वध भीम ने द्वंद्व युद्ध में और श्री कृष्ण की चतुराई की वजह से उसका कर दिया था। आप लोग सब लोग देखे होंगे कि किस प्रकार भीम ने जरासंध जो महाबलशाली था, राजा था, उसका वध कर दिया था द्वंद्व युद्ध में। उसके बाद अगर हम लोग ज्योग्राफिकल रूप से, भौगोलिक दृष्टिकोण से मगध को समझना चाहेंगे तो पटना यानी जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा के दक्षिणी तरफ जो स्थिति है गया, वो मगध का क्षेत्र होता था। मतलब कि गंगा के दक्षिणी छोर पर मगध और उधर उत्तर के तरफ में और सब जो लिच्छवी गणराज्य होते थे। ठीक है, तो गंगा की दक्षिणी का क्षेत्र जो है, गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध कहा जाता था। गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को ही मगध कहा जाता था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात, उससे पहले मगध के बहुत सारे शासक होते थे, आए और सब एक दूसरे से शासन करते थे, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी। उन सब के बाद अगर उत्कर्ष, अगर रियल में देखें कि उत्कर्ष सबसे पहले किस किस शासक के द्वारा शुरू हुआ था, मगध सब साम्राज्यों पर भारी पड़ने लगा, तो वो सिर्फ 2 शासक थे जो शुरुआत किए कि मगध को और सब राज्यों से और सब जनपदों से शक्तिशाली बनाए। तो कब? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात मुख्य रूप से मगध के राजनीतिक सुदृढ़ता का श्रेय 2 शासकों को जाता है। कौन कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु। जब मगध को राजनीतिक रूप से एक छत्र राज करने के लिए स्थापित करने में अगर कोई सबसे बड़ा अहम रोल निभाया तो वो 2 शासक था, और दोनों शासक एक बिंबिसार और एक अजातशत्रु। ये दोनों शासक जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे। यानी मगध पे जो शुरुआत उसके उत्कर्ष का किए बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों हर्यक वंश के शासक थे और ये दोनों शासक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है प्रश्न कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के शासक थे, तो हर्यक वंश के शासक थे। ये भी आता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि किसके समकालीन थे। समकालीन का मतलब ये होता है कि उसी समय में एक राजा और एक तरफ से महात्मा, साधु, संत, दोनों का उत्कर्ष होता है एक ही समय में। यानी 2020 में अगर किसी का उत्कर्ष होता है, जैसे कि अगर हम लोग राहुल गांधी हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ये सब लोग एक दूसरे के समकालीन हैं, एक ही समय में इस धराधाम पर उपस्थित हैं। तो समकालीन का मतलब एक ही समय में दोनों लोग अपने जीवनचर्या जी रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध और बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अब हम लोग देखेंगे कि बिंबिसार का आखिर महत्व कैसे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण है, किस प्रकार। तो हम लोग अजातशत्रु के द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा जीती गई लड़ाइयां, उनके द्वारा किस किस प्रकार के राजनीतिक बुद्धियों का प्रयोग किया गया, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अब बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे कि बिंबिसार, तो बिंबिसार का जो समय था शासन करने का वो 544 से 492 ईसा पूर्व, 5442 492
544 टू 492 BC यानी ईसा पूर्व था। अब हम लोग बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे कि बिंबिसार, तो बिंबिसार जो है उसका शासन का कार्य या उसके जीवन 544 ईस्वी से लेकर 492 ईस्वी तक, 544 टू 492 BC ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। बिंबिसार ने मात्र 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया, सिर्फ 15 इयर्स ओल्ड। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में बिंबिसार ने ही सिंहासन को प्राप्त किया और राजा बना। इसी के अधीन मगध साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ हुआ, यानी मगध साम्राज्य जितना में फैलाव था उससे और फैलना शुरू हुआ, उसका विस्तार और भी शुरू हुआ। किसके शासनकाल में? तो बिंबिसार के शासनकाल में। उसकी पहली पत्नी का नाम कौशल देवी था, वो कौशल की राजकुमारी थी। जो बिंबिसार की पहली पत्नी थी उसका नाम कौशल देवी था, वो कौशल की राजकुमारी थी। दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। यानी आप देख सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि युद्ध करके ही क्षेत्र को प्राप्त किया जा सकता है। युद्ध के अलावा भी उसने संबंधों के द्वारा क्षेत्र जीतने, क्षेत्र को प्राप्त करने और मगध के साम्राज्य को विस्तार करने की नीति अपनाई। उसने शादी किया और दहेज के रूप में उसको कौशल देश का जो काशी प्रांत है वो काशी प्रांत उसको दहेज के रूप में मिल गया। दूसरी पत्नी चेलन्ना जो थी वो वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। जाहिर सी बात है वहां का वो क्षेत्र भी उनके अधीन आ गया। उसकी तीसरी पत्नी जो है उनकी जो तीसरी पत्नी थी वो तीसरी पत्नी पंजाब की उनकी तीसरी पत्नी जो थी वो पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। तो पंजाब का क्षेत्र भी उनको प्राप्त हो गया। पूर्वी पड़ोसी अंगराज पर चढ़ाई कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त का वध कर दिया। जो पूर्वी पड़ोसी, यानी मैंने आपको बिहार का नक्शा इस तरह से बनाकर बताया था और ये बीच में गंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मगध का क्षेत्र था, ये क्षेत्र मगध का क्षेत्र था और यहाँ पे मैंने बनाया था भागलपुर, तो भागलपुर यही वाला क्षेत्र अंग का क्षेत्र, यानी पूर्वी पड़ोसी। तो पूर्वी पड़ोसी जो था वहां का शासक ब्रह्मदत्त था अंग का, उसका उसने वध कर दिया, उस पर चढ़ाई करके ब्रह्मदत्त का वध कर दिया और उस क्षेत्र को उसने प्राप्त कर लिया। उसका युद्ध अवंती के शासक चंद्रप्रदोत महासेन के साथ अनिर्णायक रहा। अवंती के शासक के साथ जो उसका युद्ध हुआ वो न कोई दोनों में से किसी ने जीता नहीं था, लेकिन अवंती का जो शासक था महाप्रदोत महासेन वो बुरी तरह से घायल हो गया। तो उसके इलाज के लिए उसके बाद मैत्री हो गया, चूंकि अनिर्णायक रहा, तो मैत्री के पश्चात उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न आता है कि जीवक किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य था और उसको किसका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने भेजा था। तो अवंती का शासक चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को उज्जैन भेजा था। बिंबिसार का संपर्क जो था वो गांधार के भी शासक के साथ रहा था। जो बिंबिसार था वो अपने क्षेत्र का इस तरह से विस्तार किया था कि भारत के पश्चिमी हिस्से में जो गांधार राज्य है वहां से भी उसके संपर्क मतलब रहा था। और बिंबिसार की मृत्यु जो थी वो उसके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया गया और उसी के समय में उसकी मृत्यु हो गई। यानी अगर आप देखेंगे तो बिंबिसार जो था वो एक बहुत ही बुद्धिमान शक्तिशाली शासक के रूप में पूरे अपने समय में मगध साम्राज्य का विस्तार करते हुए शासन किया। तत्पश्चात उसका एक बहुत ही शक्तिशाली और पुत्र अजातशत्रु का यहां से उत्कर्ष प्रारंभ होता है। अब मगध साम्राज्य की बागडोर अजातशत्रु के हाथ में आ जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि अजातशत्रु
किस तरह से मगध साम्राज्य का विस्तार करता है, किन किन क्षेत्रों में विस्तार करता है और इसका शासन का कार्यकाल कैसा रहा। बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु मगध का नया शासक बना। इसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व के आसपास था, 492 टू 460 BC। इसने भी अपने पिता बिंबिसार की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। साम्राज्यवादी नीति यानी विस्तारवादी नीति, अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का दूसरे क्षेत्रों तक विस्तार करना, उसकी भौगोलिक स्थिति का और आगे बढ़ाते रहना, उसका विस्तार करना, इसी को साम्राज्यवादी नीति कहा जाता है। तो बिंबिसार जिस तरह से अपने राज्य का विस्तार करते जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से अजातशत्रु ने भी उस नीति को आगे बढ़ाया। इसने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। अजातशत्रु ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला कोशल के शासक प्रसेनजीत के साथ, और दूसरा वज्जी गणराज के साथ। पहला युद्ध जो है इसने कोशल के शासक प्रसेनजीत के साथ और दूसरा युद्ध वज्जी गणराज के शासक के साथ, वज्जी गणराज के साथ ही सुने लड़ा। तो कोशल के शासक कौन थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत के साथ इसने पहला युद्ध लड़ा और काशी पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। प्रसेनजीत बिंबिसार की मृत्यु के बाद काशी को अपने क्षेत्र में ले लिया था, अपने में मिला लिया था और उस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन फिर से उस क्षेत्र को अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हराकर प्राप्त कर लिया। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हराकर संधि के लिए बाध्य कर दिया था। काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्राप्त हुआ और कोशल की राजकुमारी वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ। यानी जब अजातशत्रु ने कोशल के राजा प्रसेनजीत को हराया तो संधि किया और संधि में काशी क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया और वहां की जो राजकुमारी थी वजीरा, उनसे शादी भी कर लिया, विवाह भी कर लिया। दूसरा युद्ध जो था वो वज्जी गणराज के साथ उसने लड़ा था और इस युद्ध को लड़ने के लिए और जीतने के लिए उसने सबसे पहले गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर सैनिक छावनी का निर्माण कराया। ठीक है, ताकि वहां से वैशाली पर अभियान में सुविधा हो। उस क्षेत्र से वैशाली नजदीक होता है और आसानी से उस पे कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 तरफ से नदियां हैं। इसलिए उस क्षेत्र विशेष को जो गंगा, गंडक और सोन का बीच का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर उसने सैनिक छावनी का निर्माण कराया और वहां से वैशाली पर उसने आक्रमण किया। वही क्षेत्र जो सैनिक छावनी थी, वही क्षेत्र बाद में चलकर पाटली ग्राम कहलाया, जो और बाद में पाटलिपुत्र नाम से विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बना। आपके लिए एक प्रश्न है कि वो कौन सा राजा था जो सर्वप्रथम राजगीर से अपनी राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। प्रश्न एक बार और फिर से सुन लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है और लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, सभी वनडे एग्जाम्स में आते हैं कि वह कौन सा राजा था जो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो वही क्षेत्र क्या कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया। कौन सा क्षेत्र? जिस गंगा, गंडक, सोन का जो क्षेत्र था उसके मुहाने पर, उसके बीच में जो बसा हुआ क्षेत्र था जहां पे सैनिक छावनी बनाया गया था, वही क्षेत्र पाटलिपुत्र नाम से विख्यात हुआ। और बाद में जब विस्तृत मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ, उत्कर्ष हुआ, तो उस साम्राज्य का राजधानी के रूप में विख्यात हो गया। और इस युद्ध को जीतने के बाद जैसे ही अजातशत्रु ने वज्जी गणराज को भी जीत लिया, वहां भी अपना शासन कर लिया, तब गंगा के दोनों तरफ, उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ मगध साम्राज्य स्थापित हो गया।
और अंत में अजातशत्रु ने अपने घोर विरोधी अवंती के राजा के आक्रमण की आशंका में अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी भी करा ली। अवंती का जो राजा था वो अजातशत्रु का घोर विरोधी था, इसलिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को बचाने के लिए जो उसकी राजधानी राजगीर थी उसकी पूर्ण रूप से किलेबंदी करा दी। अब हम लोग आगे का विषय अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक सूचना आपके लिए कि जो भी चीजें आपको मैंने बोर्ड पे लिख रखा है उसको आप जरूर अपने कॉपी कलम के साथ नोट करेंगे। बहुत बहुत